हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रहेंगे जर्नल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है। उत्तराखंड लैब असिस्टेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान लैब असिस्टेंट जिसमें साइंस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो का PDF भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम से वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। प्रीवियस जितने भी सेट हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे दिया गया है टेलीग्राम का, आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर जल में घोलने पर H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? वट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो भाई ये आपके सिलेबस से लिया गया क्वेश्चन है। 11-12 के जो सिलेबस हैं वहाँ से आपका ये जनरल साइंस का उठाया गया है क्वेश्चन। तो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आंसर है इसका, देखो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। किस तरीके से आया वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालनी है H प्लस आयन की, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो। तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास W/E, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/V। V क्या है यहाँ पर? आयतन यानी कि वॉल्यूम, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। W क्या है यहाँ पर? वेट जो हमें दे रखा है। कितना वेट दे रखा है? 4.9 ग्राम आपको वेट दे रखा है। वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 500 ml ऑफ वाटर। वॉल्यूम आपको भी, V की वैल्यू भी आपको 500 ml दे रखी है। क्या रिमेनिंग है यहाँ पर? E निकालना है। अब E क्या है यहाँ पर? E देखो, E निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब हमें E की वैल्यू निकालनी है। अब E की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो H2SO4 में हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर H कितने कितने एटम्स है? 2 एटम है, 1 × 2, प्लस सल्फ़र का हम डालेंगे वैल्यू यहाँ पर। तो सल्फ़र की जो वैल्यू होती है 32 × 1, प्लस ऑक्सीजन की आ जाएगी। ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर 4 × 16, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और इसको पूरा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो H2SO4 की यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 49 निकल के आएगी। अब आपको E की वैल्यू यहाँ पर 49 मिल गई है। W आपके पास कितना है? 4.9। V है आपके पास 500 ml, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो निकल के आएगी दैट इज़ 0.2 N निकल के आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सामान्य फिटकरी है जो नॉर्मल एलम है, उसका क्या सूत्र होता है? तो राइट आंसर है जो फिटकरी का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये गलत हो जाता है। कभी 24H2O और 21H2O या इस तरीके की चीज़ों में आंसर गलत हो जाते हैं। Fe2 भी दे रखा है यहाँ पर, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। राइट आंसर है हमारे पास K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये सामान्य फिटकरी का सूत्र। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत मात्रा यानी कि आयतन वायुमंडल में सबसे कम है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इन दी एटमॉस्फेयर? यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं उसमें से सबसे कम वॉल्यूम वाली जो गैस है वो आपको बतानी है। आर्गन की प्रतिशत सबसे कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन? तो देखिए एटमॉस्फेरिक गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी प्रतिशत सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का रहता है, ठीक है। सबसे कम किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता आयतन में बहुत कम है। एटमॉस्फेरिक गैस की बात की जाती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 4। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट सिंथेटिक बायोकेमिस्ट्री इन द लैबोरेटरी? सिट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, यूरिया है, या फिर फॉस्फेरिक अम्ल है? कि प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा। जो यूरिया है वो प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन कृत्रिम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। भाई देखो, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होने वाला है उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप स्टडी करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और यहाँ हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है जिसमें मॉक टेस्ट नंबर 5 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो विच ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइट? तो भाई ये सारी क्या है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये है वेरियस टाइप ऑफ कोल्स, यानी कि कोल के ये अलग अलग प्रकार हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भाई डी में क्या है, एंथ्रासाइट्स जिसको हम बोलते हैं, एंथ्रेसाइट पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इस कोल के कौन से फॉर्म की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी कि कोल में कौन सा फॉर्म सबसे प्योरेस्ट है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल एंथ्रासाइट में क्या है, प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा है कार्बन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विलोपन, उत्परिवर्तन, डिलीशन, म्यूचुएशन, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूचुएशन, मूक उत्परिवर्तन यानी कि साइलेंट म्यूचुएशन, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन यानी कि फ्रेम डिस्प्लेसमेंट म्यूचुएशन। तो राइट आंसर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भाई ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन यानी कि फ्रेम डिस्प्लेसमेंट म्यूचुएशन जो है थैलेसीमिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रक्रिया से। जो टेरिलीन है वो किस चीज़ से प्रिपेयर की जाती है? एक चीज़ इन्होंने बता दी है कि टेट्राथैलिक अम्ल, और उसके साथ में कौन सा एक अम्ल है जिसके साथ रिएक्शन करके टेरिलीन बनाई जाती है? जाइलीन, एथाइलिन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन ग्लाइकोल? तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 7 के लिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम टेरिलीन को बनाने के लिए क्या करेंगे, टेट्राथैलिक अम्ल, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में टेट्राथैलिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर, प्रतिक्रिया कराने पर हमें क्या चीज़ मिलेगी? टेरिलीन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 8। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अगेन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। बॉक्साइट से बनता है, जिप्सम से बनता है, चूना से बनता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो जिप्सम होता है उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा है। जिप्सम का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में हाफ H2O का अंतर होता है, बस हाफ H2O का अंतर होता है इसके फॉर्मूले में, बाकी रिमेनिंग फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है। तो आप लोगों को बताना है कि जिप्सम का क्या फॉर्मूला होगा, कमेंट कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। मानव रक्त का पीएच मान होता है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? अगेन बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? 8.1, 8.4, 7.4 या फिर 9.4? तो देखिए मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, ये मैंने ह्यूमन हार्ट वाले चैप्टर में कवर अप किया हुआ है, थ्योरी का जो चैप्टर है। तो भाई ज़रूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मैंने लैब असिस्टेंट के लिए अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है। तो मेक श्योर आप उसको कॉन्टीन्यूसली स्टडी करें, चाहे वो राजस्थान के लिए हो चाहे वो उत्तराखंड के लिए हो। मैं जो साइंस वाला पार्ट है दोनों के लिए सेम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पीएच वैल्यू 7.4 है ह्यूमन ब्लड की। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ गैसेज रिलेटेड टू द ग्रीन प्लेनेट इफेक्ट? तो आपको सही क्रम बताना है, सही समूह क्रम बताना है कि जो किस में पाया जाता है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी गैसेस जो हैं बिल्कुल सही क्रम में लगी हैं वो आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसमें सी है फ्लोरीन है, ठीक है, कार्बन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है यानी कि CH4 है। तो ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटामॉर्फिक स्टेम? कैरेट्स, स्वीट पोटैटो जिसको हिंदी में शकरकंद बोला जाता है, नारियल यानी कि कोकोनट, आलू, पोटैटो। तो निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आलू जो है बिल्कुल राइट आंसर है, पोटैटो डी इज़ द राइट आंसर। ये क्या है? मेटामॉर्फिक स्टेम है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अपने मॉक टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किया है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोरेटर का उपयोग होता है, कार्बोरेटर इज़ यूज्ड फॉर, इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए। भाई सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बोरेटर है क्या। कार्बोरेटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, व्हीकल में यूज़ किया जाता है। अब किस लिए यूज़ किया जाता है वो हमें देखना है। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए, पेट्रोल को प्योरीफाई करने के लिए, या फिर एयर को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये व्हीकल में इस्तेमाल होने वाला कंपोनेंट है कार्बोरेटर। तो देखो हवा को शुद्ध करने के लिए क्या होता है? फिल्टर होता है, एयर फिल्टर होता है। तो ये ऑप्शन डी तो यहाँ से हट गया। पेट्रोल को शुद्ध करने के लिए हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, कार्बोरेटर को इस्तेमाल होता है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल के साथ एयर को मिक्स करने के लिए हम कार्बोरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। अभी जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें से कार्बोरेटर्स को निकाल दिया गया है। अब क्या टेक्नोलॉजी आ गई है? अब आ गई है फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी आ गई है। और पहले क्या थी? कार्बोरेटर थी जिसमें पेट्रोल के साथ एयर को मिक्स करके कंबशन चैम्बर में डाला जाता था, जहाँ से फ्यूल बर्न होता था पूरी तरीके से। अब जो है प्रोसेस चेंज हो गई है, इसको फ्यूल इंजेक्शन कर दिया गया है कि कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ पर कुछ लॉसेस भी होते थे, लेकिन फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस में कुछ लॉसेस नहीं होते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? By the scattering of which rays the size of the nucleus can be estimated? अल्फा कण से, बीटा कण से, गामा कण से, या फिर एक्स रेज से। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारे पास अल्फा रेज। अल्फा रेज से हमारा क्या होता है? बाय स्कैटरिंग ऑफ विच रेज, अल्फा रेज की स्कैटरिंग से साइज ऑफ न्यूक्लियस को एस्टिमेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 14, चालक का प्रतिरोध कितना दिया गया है? एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम दिया गया है। इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो कितनी धारा प्रभावित होगी? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 440। आर की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? यहाँ पर 440 ओम दे दी गई है। हाउ मच करंट विल फ्लो, यानी कि आई की वैल्यू हमसे यहाँ पर निकलवा रहा है। वोल्टेज कितनी दे दी गई है? 1110 वोल्ट आपको दे दी गई। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई सारी चीज़ें दी गई हैं हमारे पाज। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें करंट निकालना है, इज इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज हमारे पास कितनी है? 1110 डिवाइडेड बाय 440। ये निकल के आ गया हमारे पास I इज इक्वल टू, आपको पता है 1/4 यानी कि 0.25। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। यानी लेजर डू ऑल द एटम्स इमिट वेव्स। क्या लेजर में सारे के सारे परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन आर, एक ही आकृति की यानी कि एक ही शेप की, एक ही डायमेंशन यानी कि एक ही आयाम की, या एक ही फेज की, या ऑल दी अबव। क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? ये हमें बताना है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 के लिए राइट आंसर है एक ही, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं एक ही आवृत्ति की, सेम डायमेंशन की, ऑफ सेम फेज, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। रेदर देन इस क्वेश्चन को एक बार मैं और रिव्यू करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट इसको पिन कर दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ऑप्शन डी है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो इसको मैं पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे, क्लियर हुए होंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी आप लोगों की। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।